कि समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के सगे छोटे भाई की वाइफ भारतीय जनता पार्टी में महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। धर्मेंद्र यादव उनके भाई सांसद हैं, उनके सगे बहनोई अभी कराहल में उपचुनाव लड़े हैं। अगर भाजपा जीत जाती तो जीजा जी जीत जाते, सपा जीत जाती तो भैया भतीजा जीत जाता। तो वो तो पूरे परिवार, आधे लोग भाजपा में हैं, आधे सपा में हैं। तो बी टीम का काम तो खुद कर रहे हैं, लेकिन अपना आरोप किसी दूसरे के ऊपर मढ़ने के अलावा उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। किसी जिले में बता दें एक भी बस, क्योंकि हम लोग पास जो बसें बुक किया कार्यकर्ताओं ने, जो बसें बुक की है, हमने कहा था जैसे ट्रेनें बंद की गई, झांसी से 10-11 ट्रेनें ये कह के बंद कर दी गई कि इंटरलॉकिंग का काम हो रहा। इंटरलॉकिंग का काम तो 2-4 दिन पहले और बाद में भी किया जा सकता था। कल 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बसपा ने जो संकेत दिया है, शक्ति प्रदर्शन किया है, उसके बाद जो बसपा की विरोधी पार्टियां हैं उनकी प्रतिक्रिया तेज हो गई है। तरह तरह के आक्षेप लगाए जा रहे हैं, बयानबाजी हो रही है। पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं। सर, कल की रैली तो आपने देखी, क्या उसके ऊपर आपकी टिप्पणी है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, वामसेव DS4 के संस्थापक माननीय श्री कांशीराम साहब की पुण्यतिथि थी और उस पुण्यतिथि पर माननीय बहन जी का ये निर्देश था कि हमारे सभी उत्तर प्रदेश के साथी आएंगे, राज्यव्यापी एक कार्यक्रम करेंगे और पुण्यतिथि मनाई जाएगी। और उस पर माननीय बहन जी मुख्य अतिथि थी। बहन जी को विचार भी रखना था, बहन जी ने विचार रखा। इस चीज़ के लिए जब माननीय बहन जी ने पिछली 7 तारीख को हम लोग आदेशित किया, तो बहन जी ने एक बात और कही थी कि देखिए, इधर ना हमारा कोई MP है, MLA है तो एक ही है, और ना तो कोई चुनाव है, ना कोई प्रत्याशी है। तो अपने साथियों के बीच में आपको जाना है और उनसे एक कहना है कि वो माननीय कांशीराम साहब की पुण्यतिथि हम मनाने चल रहे हैं, जिन्होंने बहुजन समाज के उत्थान के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए अपनी IAS रैंक की नौकरी को छोड़ दिए थे, जिन्होंने इस मूवमेंट को चलाने के लिए साइकिलें चलाई हैं, सूखी रोटी खाई हैं, शमशान घाट तक के कोट को पहनना पड़ा था। तो ऐसी तमाम मुसीबतों को झेल करके माननीय कांशीराम साहब ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। तो उनकी पुण्यतिथि पर हमारे लोगों को अपनी जेब का पैसा खर्च करके आना चाहिए। और ये जब हम खुद ही बता रहे हैं कि हम एक दिन में 10-10, 15-15 जगह मीटिंग करते थे और वहाँ जा कर के हम लोगों से इतना कहते थे, माननीय साहब को पुष्प अर्पित करने चलना है, बहन जी को सुनने चलना है, तो लोग कहते हाँ हमें चलना है। तो हम कहते थे भाई देखो, आप कहीं भी जाते हो, किसी पर्यटन स्थल पर या कहीं तीर्थ यात्रा पर, तो कौन पैसा आपको देता है? वो बोलते थे मैं खुद खर्च करके जाता हूँ। तो हमने कहा ये माननीय कांशीराम साहब को हम पुष्प अर्पित करने के चल रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक तीर्थ के बराबर है और माननीय बहन जी के विचारों को सुनने चल रहे हैं। तो आप सभी लोगों को अपना किराया देना है, बताओ आप लोग चलोगे? तो सब खड़े हो जाते थे हम चलेंगे। कई जगह तो हमने जब सूची बनाई, तो अभी एक जगह हम गए तो वहाँ 14,300 रुपये तुरंत आ गया और बस हो रही थी 11,000 में। वो बाराबंकी की बात है, नज़दीक का। तो हमने कहा 11,000 में बस कर लेना, 3,000 का लैया चना खरीद लेना, शाम को ही आप लोगों को निकलना है। एक जगह गए, वहाँ 8,000 तुरंत इकट्ठा हो गया। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जेब का पैसा खर्च करके अपने बसें कर करके लोग आए हैं और इतनी बड़ी संख्या में आए। इसका कारण क्या है कि 7 से 12 तक माननीय बहन जी की सरकार में, चाहे वो सफाई कर्मी की नौकरी, मास्टर की नौकरी, गार्ड की नौकरी, पुलिस की नौकरी हो और कानून का राज खास तौर पर रहा, तो बहन जी की सरकार को लोगों ने देखा था। विरोधी जो हैं आप बसपा के, बसपा की तरफ, सपा और कांग्रेस की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है। ये तक कहा जा रहा है कि ये बीजेपी प्रायोजित पूरा कार्यक्रम था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि वो ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे हैं, वो जानते हैं। ये उनका बड़ा आरोप है। देखिए, नसीमुद्दीन का तो माननीय बहन जी ने इतना बड़ा कद बनाया था, 18 विभाग के मिनिस्टर थे, उनको तो ये कहने में शर्म आनी चाहिए। और आज जहाँ हैं वहाँ उनको कोई पूछता नहीं है, किसी मीटिंग में जाते कोई उनसे बात तक नहीं करता है। और वो अब अपनी, क्योंकि ये लोग जो है इनको कोई पूछ तो रहा नहीं है, मीडिया में हाईलाइट होने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। हम कह रहे सिंगल किसी जिले का बता दें, सिंगल किसी जिले में बता दें एक भी बस, क्योंकि हम लोग पास जो बसें बुक किया कार्यकर्ताओं ने, जो बसें बुक की है, हमने कहा था जैसे ट्रेनें बंद की गई, झांसी से 10-11 ट्रेनें ये कह के बंद कर दी गई कि इंटरलॉकिंग का काम हो रहा। इंटरलॉकिंग का काम तो 2-4 दिन पहले और बाद में भी किया जा सकता था, हमारी भीड़ को रोकने के लिए। लोग ट्रेन से आना चाहते हैं, अपना टिकट करा के, माननीय बहन जी ने कहा था ट्रेन से आना, अपना टिकट करा के आना, कोई उस पर फ्री में मत आना कि झंडा लगा के फ्री चल दो।
और इधर कई जगह का रूट बदला गया। तो हम लोग के डर था कि कहीं ऐसी कोई साजिश ना हो जाए हमारे साथ, इसलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि आप बुक करा के लाना, रसीद पहले ले लेना कि अगर कोई आदमी उसको रोके। इसके बाद भी कहीं कहीं अभी जैसे हमारे गोसाईगंज में एक जगह से फ़ोन आया कि आरटीओ ने बस पकड़ ली है, तो हमने कहा आरटीओ को जो बस पकड़ी उसकी रसीद भेजो, फिर मैं उनसे बात करूंगा कि जब मेरी गाड़ी बुक हुई है तो इसको आप पकड़ना होगा, कोई कमी होगी का बाद में पकड़ना, क्योंकि आप पहले तो पकड़ के लाए नहीं। तो हमने उन लोगों से कहा, तो लोग कहा नहीं कोई बात नहीं, हम लोग तब तक कुछ नहीं करेंगे इसको। तो कई जगह तो हमारे साथ ऐसा भी व्यवहार हुआ। अभी हमारी रैली आधी भीड़ मेरी बाहर रह गई थी, आधी। अभी जो अयोध्या के रोड से, जो अयोध्या फैजाबाद रोड से लोग आ रहे थे, पूरे पूर्वांचल के लोग, तो वहाँ चिन्हाट तक शहीद पथ से रास्ता था पार्किंग का, किसान पथ तक ही जाम लग गया। तो लोगों ने उनको किसान पथ पकड़ा दिया। तो जो जानकार होते तो आगे से कट के आ जाते, जानकारी कम होने के नाते लोग इधर उधर भटक गए। 1:30 2 बजे 3 बजे तक भीड़ आती रही। ये सपा कांग्रेस की बौखलाहट है। ये जो एक क्लिप चला रहे हैं, बहन जी ने उनको धन्यवाद दिया है, माननीय बहन जी ने कहा है कि जो पार्क हमने बनाया है तो ये गवर्नमेंट का है, अब ये व्यक्तिगत बीएसपी का नहीं है। और वहाँ पर जो लोग दर्शनार्थी आते हैं तो वहाँ टिकट लगता है। तो माननीय बहन जी ने कहा अगर इस टिकट के पैसे का ही यहाँ लोग सहयोग करते रहे तो इसका मेंटेनेंस होता रहे। जो सपा गवर्नमेंट में 5 साल तक मेंटेनेंस नहीं हुआ, भाजपा गवर्नमेंट में भी 5 साल बीत गया था, टिकट का पैसा तो सरकार के पास जाता था लेकिन लोग मेंटेनेंस नहीं कराते थे। तो माननीय बहन जी ने मजबूर होकर जब देखा कि ये लोग हमारे जो टिकट का पैसा आता है उसको भी पार्क में मेंटेनेंस नहीं लगा, तो बहन जी ने एक चिट्ठी लिखा मुख्यमंत्री जी को कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारे पार्क से जो बना है ये अब सरकारी है, मेरा नहीं है, और इसका टिकट का पैसा आता है, तो टिकट का पैसा ही खर्च कर दो, अलग से आपसे फंड तो देना नहीं है, और उससे इसकी मरम्मत कराते रहना चाहिए, मेंटेनेंस होता रहना चाहिए। तब उन्होंने दिया। तो उसके लिए बहन जी ने कहा चलो देर से ही सही, अगर अपने आप से नहीं किए, मेरे कहने के बाद ही किए, तो इसके लिए उनको धन्यवाद। भाई कोई भी सरकारी संपत्ति बनी अगर उसका देख रेख रख रखाव नहीं होगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। और ये किसी भी गवर्नमेंट हो उसको ये रख रखाव करना चाहिए, लेकिन न सपा ने किया न भाजपा ने किया। लेकिन जब माननीय बहन जी ने चिट्ठी लिखा तब योगी जी ने किया। तो उसके लिए कहा कि चलो, मेरी चिट्ठी लिखने के बाद ही इन्होंने कराया, तो इसके लिए धन्यवाद उनको। लेकिन खासी तीखी टिप्पणी और बयानबाजी निकल के आ रही है, यहाँ तक कि आपने मतलब पूरी राजनीति को कल शाम पूरी जो है बसपा ने उसको पूरा हिला के रख दिया। अखिलेश यादव की टिप्पणी है कि क्योंकि उनकी अंदरूनी साठगांठ है जारी, इसीलिए वो हैं जुमलेकारों के आभारी। देखिए, ये समाजवादी के लोग ये तो लगातार यही कहते हैं, बीएसपी भाजपा से मिली है, बीएसपी भाजपा की बी टीम है। लेकिन मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के सगे छोटे भाई की वाइफ भारतीय जनता पार्टी में महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। धर्मेंद्र यादव उनके भाई सांसद हैं। उनके सगे बहनोई अभी कराहल में उपचुनाव लड़े हैं। अगर भाजपा जीत जाती तो जीजा जी जीत जाते, सपा जीत जाती तो भैया भतीजा जीत जाता। तो वो तो पूरे परिवार, आधे लोग भाजपा में हैं, आधे सपा में हैं। तो बी टीम का काम तो खुद कर रहे हैं, लेकिन अपना आरोप किसी दूसरे के ऊपर मढ़ने के अलावा उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी के लोग, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जेब का, गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करके आए हैं, और इस तरह का आरोप लगाना, चाहे वो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों या उनके डर गए हैं विपक्षी, उनके अलग नेता हों, चाहे कांग्रेसी हों, अगर इस तरह मेरे कार्यकर्ताओं पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, ये हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान है। ये अपमान हमारा कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा कार्यकर्ता बोल रहा है कि हम अपनी जेब का चंदा लगा करके आए हैं, उसके बाद ये लोग हमको कह रहे हैं कि हम भाजपा से गाड़ी लिए। किसी जिले में बता दें, किसी जिले में कौन सी बस नंबर, कौन सी गाड़ी। कह रहे थे अभी वो एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे कि सरकारी बसें आई हैं, कैमरे लगे हैं पूरे लखनऊ में, कौन सी सरकारी बस आई है उसका नाम नंबर दें। अगर जो भी बसें लगी हैं, मेरा कार्यकर्ता बुकिंग करके पैसा देके रसीद लिया है हर गाड़ियों का। यह मैंने पहले ही बोल दिया था कि इस तरह की साजिश मेरे साथ हो सकती है, इसलिए आपको जो गाड़ी बुक करनी उसकी रसीद एडवांस लेना है। तो ये आरोप निराधार है, गलत है, ये उन लोगों की बौखलाहट है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता काफी दिनों से उनको उसका उत्पीड़न हो रहा है, उसके साथ जातीय भेदभाव हो रहा है। यहाँ तक कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जैसे बड़े हमारे जस्टिस के साथ जब भेदभाव हुआ तो आम जनता का क्या हाल होगा। इसका ये गुस्सा है लोगों का, चाहे वो एससी समाज हो,
चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक लोग हों, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, उनके ऊपर भी गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी जैसे तमाम नौकरियां निकलती हैं, फार्म भरते लोग, पर्चा जब परीक्षा देने जाते हैं तो पर्चा लीक हो जाता है, तो क्या अकेले शेड्यूल कास्ट थोड़ी ना होता है। तो इससे आम जनता उत्तर प्रदेश की अपने आप को ठगा और दुखी महसूस हो रही है। इस नाते सारे लोगों ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना के आई है, और उन लोग कहना है कि 2007 के तर्ज पर आने वाली 27 में ना कि किसी दल का गठबंधन। मतलब तीर जो है निशाने पे लगा है, तभी ये चारों तरफ से लोगों को बिलबिलाहट हो रही है। जो ये कह रहे थे कि बीएसपी तो खत्म हो गई, बीएसपी तो मिट गई, पहले तो उनको अपनी आंख खोलकर यह देखना चाहिए। चुनाव आयोग ने एक सूची जारी की है। चुनाव आयोग ने भी कहा इस देश की राष्ट्रीय पार्टी अगर तीसरे नंबर की कोई राष्ट्रीय पार्टी है, कोई और नहीं, बहुजन समाज पार्टी है। इसके बाद भी ये लोग ये कहना नहीं बंद कर रहे थे कि आपकी बीएसपी तो खत्म हो गई भाई, आपकी बीएसपी तो खत्म हो गई। तो वो उस गुस्सा को घूट कर पी जाता था, लेकिन उसके कलेजे में आग लग जाती थी कि हमारी पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, उसके बाद तुम कह रहे हो खत्म हो गई। चलो, अगर चुनाव आयोग की सूची को देख करके आपको नहीं यकीन आ रहा, तो हम लोग माननीय कांशी राम साहब जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था, उनकी पूर्ण तिथि पर हम इतनी ताकत में आएंगे कि तब तो आपकी आंख को दिखाई पड़ेगा कि हम जिंदा हैं। ये हमारे कार्यकर्ताओं ने एक जिद के साथ, एक गुस्से के साथ आए हैं। उनके गुस्सा था कि उनको हर चौराहे पर जलील किया जाता था, तुम्हारी पार्टी खत्म हो गई, तुम ये हो गए, वो हो गए। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है कि हम कभी खत्म नहीं हो सकते। बहुजन समाज पार्टी खाली राजनीतिक दल नहीं है, एक मिशन मूवमेंट है, और हम इस मिशन के सिपाही हैं। हम फिर आने वाले समय में, क्योंकि बाबा साहब की इच्छा थी कि इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज बने, और उस मिशन को लेकर माननीय साहब चले कि इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज बने, और माननीय साहब भी चले गए, तो बहुजन समाज का हर अंग इस लड़ाई को लड़ रहा कि बाबा साहब आपका मिशन अधूरा, बहन जी करेंगे पूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। माननीय साहब का आपका मिशन अधूरा, बहन जी करेंगे पूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। इसी आशा उम्मीद के साथ माननीय कांशी राम साहब की पूर्ण तिथि पर लोग आए हैं, एक संकल्प लेकर के गए हैं कि माननीय साहब आप नहीं हैं, जो आपका अधूरा सपना है, हम लोग बहन जी की गाइडलाइन में चल करके, बहन जी के साथ चल करके इस आपके सपने को पूरा करेंगे। 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके माननीय साहब आपके सपने को हम लोग पूरा करेंगे। हमारे आदर्श हैं, आपके सपने को पूरा करने के लिए हम 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में बनाएंगे, और उसके बाद यूपी से चल करके रास्ता दिल्ली को जाता है। जो बाबा साहब की अक्सर तस्वीर देखते हैं, एक हाथ में संविधान, एक हाथ से इशारा, कि मैंने वोट का अधिकार बड़ी मेहनत से सभी जाति धर्म समाज को दिया है, और इसके बल पर दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा करो। बहुजन समाज जब तक हुक्मरान नहीं बन सकता, तब तक बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू नहीं हो सकता। तो चुनावी बिगुल तो बहन जी ने फूक ही दिया। बहन जी ने कहा है मैं पूरी जी जान लगा दूंगी बसपा की पूर्ण बहुमत सरकार। क्या एक्शन प्लान रहेगा, क्योंकि विरोधी हमला करेंगे तो आपकी तरफ से कुछ जवाब? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्य बहन जी का एक अलग तरीका है, अपने तरीके से लड़ाई लड़ती हैं। ये अभी हमने रैली का तो नाम दिया नहीं था, पूर्ण तिथि प्रदेश व्यापी कार्यक्रम। जिस दिन बहन जी रैली का ऐलान कर देंगे ना, पूरे लखनऊ में कहीं जगह नहीं पाएंगे लोग। पूरे लखनऊ में एक प्रदेश व्यापी पूर्ण तिथि कार्यक्रम का यह हाल रहा कि 30-40 किलोमीटर तक हमारे लोग फंसे रहे, कोई रोड नहीं खाली था जहां के लोग न रहे हों। कितने लाख थे, इस तो गिनती करना पाना मुश्किल है। और मान्य बहन जी ने अगर कह दिया है कि चाहे जो कुछ करना पड़ेगा हम सरकार बना के रहेंगे, तो मुझे अपनी बहन जी पर, अपनी नेता पर भरोसा है कि जो भी रणनीति बहन जी तैयार करेंगी, उस रणनीति पर चल करके हम लोग, पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, और हर कार्यकर्ता को हमारे भरोसा है। जिस तरीके बूथ तक लेके हमारे कार्यकर्ताओं ने इतनी भीड़ आए हैं, मुझे पूरा भरोसा हो गया अपने कार्यकर्ताओं पर कि मेरा कार्यकर्ता जो भी बहन जी का आदेश होगा, बहन जी की गाइडलाइन में, उस काम को करके हम लोग अपनी हुकूमत बनाने में सफल होंगे। बहुत शुक्रिया विश्वनाथ पाल साहब, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के। और कल की जो रैली है उसने असल में राजनीतिक हलचल ला दी है, राजनीतिक भूचाल ला दिया है। विरोधी खेमे से, जो बीएसपी का विरोधी खेमा है, वहाँ से लगातार जो बयानबाजी हो रही है वो इस बात की तस्दीक करती है कि जो बीएसपी ने कल का जो एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया, उससे जो बाइनरी है, यानी कि जो द्विपक्षीय राजनीति सपा और भाजपा यहाँ करती है, इसमें सांप्रदायिक मुद्दों को उठाया जाता है लगातार। आप देखेंगे कि गाहे बगाहे अखिलेश यादव भी जिन्ना को लेकर
आते हैं, कई बार पाकिस्तान को लेके आते हैं, ताकि एक ध्रुवीकरण हो सके और एक तरफ मुसलमान वोट और एक तरफ हिंदू वोट किया जा सके। उसमें बीएसपी ने एक तरह से एक वैचारिक सेंधमारी कर दी है और अपनी ताकत दिखा दी है कि बीएसपी को इग्नोर करना बड़ी भूल हो सकती है। बहरहाल जो बसें आई, हमने जो देखा यहाँ पे, हमें उस पूरे के पूरे जो हमने हज़ारों बसों को देखते हुए आए, मैं 8 किलोमीटर अपने होटल तक पैदल गया कल, एक भी सरकारी बस हमें उसमें नजर नहीं आई। सारी प्राइवेट बस जिसमें कि बीएसपी के झंडे थे, और साथ ही बड़ी संख्या में निजी वाहनों से भी लोग पहुंचे। अपनी पोटली में एक गांठ बांधकर कुछ रोटियां, कुछ गुड़ लेकर आए, गुड़ चने लेकर आए। इसी तरह से लोगों ने अपना भोजन का इंतजाम किया और ये लोग अपनी श्रद्धांजलि देने के साथ साथ इस पूरे योगदान में, आंदोलन में अपना एक तरह से आहुति देने के लिए पहुंचे थे। और 27 का बिगुल जो है बज चुका है। बड़ी हलचल होने वाली है, बने रहिए सर। बहुत शुक्रिया। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।